सबसे पहले कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय। ये क्या था? अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है भाई। किसका? बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है। ठीक है। और अंगुत्तर निकाय त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन कौन से थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। तो ये सुत्त पिटक का चौथा निकाय है। ठीक है। सुत्त पिटक में कितने निकाय है वो मैं आपको बता रहा हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पढ़ने वाला चैनल में मैं सर शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पर यूपी आरओ एवं एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की है। अब तक हमने पिछली क्लास में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था और इसी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट की ये है जो हम एक नया सिस्टम लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट में इसके दौरान आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन से कई प्रकार के अतिरिक्त नए क्वेश्चनों को हम बनाते हैं। उसमें से हम प्रैक्टिस सेट के साथ साथ पढ़ाई भी अपनी पूरी कर लेते हैं। जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको मैं पूरा करा देता हूँ। ठीक है। तो आज का जो हमारा अगला जो प्रैक्टिस सेट है नया, प्रैक्टिस सेट संख्या 5, पांचवा जो प्रैक्टिस सेट है आज, इसमें हम पढ़ेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत था उसमें महाजनपदों का जो उदय हुआ था उसका और मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसे कि पहले की तरह ही मैंने अपने सभी क्वेश्चन इस नोटबुक में अपने लिख लिए हैं। ठीक है। आज के जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या वैसे कम होने वाली है, लेकिन इन क्वेश्चन में पूरा टॉपिक है ना उसका इसमें समावेश किया गया है। बहुत ही मजा आने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। और कमेंट कीजिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आपके पास ऑप्शन दिए इसमें, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, भगवती सूत्र या उपरोक्त। तो बताइए इसमें से उत्तर इसका क्या होगा? देखिए, महाजनपद, सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आर्यों के आने के बाद, आर्यों के भारत में आगमन के पश्चात सबसे पहले आर्य कबीलाई जातियों ने जनपदों का विकास किया। क्या थे? जनपद। जनपद में इसका अर्थ क्या है? जन मतलब क्या होगा? लोग, और पद का मतलब उनके पैर, यानी कि जहां पर लोगों के पैर पड़े सर्वप्रथम। ठीक है। जहां कबीलियाई लोग अपने झुंड बनाकर रहने लगे, छोटे छोटे कबीलियाई जो लोग थे उन्होंने अपने एक झुंड बनाया और वहां पर वे रहने लगे। एक उनमें अपनी क्षेत्रीय भावना का उनमें विकास होता था। उसको जहां तक वे बसे रहते थे उसको उन्होंने नाम दिया जनपद का। ऐसे ही चलते चलते आगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जैसे पहले आपने पढ़ा था, लोहे का विकास हो गया था। ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, और मतलब आर्यों के सभ्यता के समय लोहे का विकास हो गया था। तो दोस्तों, बिहार में लोहा और तांबे के उपकरणों के फलस्वरूप हुआ क्या था कि एक नवीन क्रांति का आगमन होता है। भाई, उससे पहले क्या था? लकड़ी के औजार होते थे, कृषि कार्य होते थे, तो वो लकड़ी से किए जाते थे। तो लकड़ी से उतनी उन्नत कृषि नहीं की जा सकती थी, अच्छी तरह की खेती नहीं होती थी। ठीक है। मतलब हल को अगर जोतना था, जमीन को अगर उपजाऊ बनाना था, उसे जोतने के लिए लकड़ी की कुदाले या हलों का लोग सहारा लेते थे, या पत्थर के औजार थे, तो उनसे इतनी अच्छी कृषि मतलब की नहीं जा सकती थी। समय धीरे धीरे लोहे का प्रयोग बढ़ा। ठीक है। और लोहे के प्रयोग के बावजूद कृषि में
नवीन आर्थिक वृद्धि देखने को मिली। लोगों ने उस समय कृषि की उन्नत किस्मों और तकनीकों का इस्तेमाल किया और कृषि क्षेत्र में मतलब एक मिसाल उन्होंने कायम की। उसी दौरान लोहे के आगमन से, ये तो था कृषि के क्षेत्र में, अब क्षत्रियों में भी, जो क्षत्रिय लोग थे, क्षत्रिय कुल के थे, उनमें भी मतलब विकास हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का उनमें लोहे के आगमन से विकास उनका हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय क्या थे, हथियार जो होते थे उनके, भाई तांबे के, ठीक है, या कुल्हाड़ी, या हम एक प्रकार से मान सकते हैं तांबे के औजार थे उनके, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन लोहे के आगमन के पश्चात भारी और टिकाऊ औजार उससे बनाए जाने लगे। ठीक है, लोहे के इस्तेमाल होने के बाद भाई अच्छे उपकरण बनने लगे, तो उससे क्या है, क्षत्रियों के विकास में उसमें वृद्धि हुई। ठीक है, और उनका जो आगे आने वाला है, ठीक है, तो उसके बाद फिर, और ये सबसे ज्यादा कहां पर हुआ, ये हुआ था मगध में। ठीक है, मगध एक साम्राज्य था, उसके बारे में आगे चर्चा करने वाला हूँ। उसी के दौरान फिर जब लोहे का विकास हुआ, तो जो कबीलियाई क्षेत्र के जो निवासी थे, लोग थे, उनमें अपनी क्षेत्रीय भावना का विकास हुआ। तो अब उनमें जो सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला, वो कुछ इस प्रकार था कि सभी ने प्रतिस्पर्धा का एक रवैया अपनाया, कि एक दूसरे से एक प्रकार का क्या आ गया था, एक प्रतियोगिता क्षेत्र बन गया था। भाई सभी एक दूसरे को मतलब हराने की होड़ में लगे थे, कि नवीनीकरण जो अपना है, अपना जो मतलब हम जो है दूसरे से कैसे सर्वश्रेष्ठ होंगे, और अपने अपने क्षेत्रों में सभी ने अपना मतलब हुनर दिखाया और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का उन्होंने जोरदार पूरे प्रयास किया। उसी प्रकार जनपद से फिर ये क्या हो गए, महाजनपद हो गए, महाजनपद। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात की जाए महाजनपद की, तो महाजनपदों की संख्या उस समय कितनी थी, 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16 महाजनपद थे। इनमें से 16 महाजनपदों में कुछ के मैं आपको नाम यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। जैसे पहला महाजनपद था काशी, ठीक है भाई, फिर था कौशल, मगध, चेदी, इसको चेदी भी बोलते थे, ठीक है, शूरसेन, अवंती, कंबोज, गंधार, कुरु, पांचाल, वज्जी, ठीक है, और और कौन सा रह गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 और रह गए। एक था अश्मक, ठीक है, 12, अभी 4 बाकी है। गांधार, कुरु, पांचाल, वज्जी, अश्मक, चेदी, चेदी, शूरसेन, अवंती, कंबोज। तो चलिए पहले इनकी राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। काशी की जो राजधानी थी, ठीक है, वो थी वाराणसी। कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती, या अयोध्या भी थी। अयोध्या जो थी ना, ये अयोध्या जो राजधानी थी, ये रामायण के दौरान थी। मगध की राजधानी थी वही राजगृह, ठीक है, इसको राजगीर भी बोलते थे। और तीसरा एक और था इसका, गिरिव्रज, गिरिव्रज। चेदी, इसकी थी क्या, चेदी की भाई
हाँ, एक था अंग, ठीक है। चेदी की थी वही सोत्तीमती, सोत्तीमती, ठीक है। सूरसेन की थी वही मथुरा, तो मथुरा का जो एरिया था वो कहां पर था, सूरसेन का लगता था। अवंती, अवंती की दो राजधानियां थी वही, अवंती की दो राजधानी थी। कौन सी, एक तो उत्तरी, उत्तरी में तो थी इसकी उज्जैनी, उज्जैनी जिसको हम आज का उज्जैन बोलते हैं, और दक्षिण में थी इसकी माहिष्मती। कौन सी थी, माहिष्मती। कंबोज की जो थी, कंबोज की ये कश्मीर में पड़ता था, कश्मीर में हर्टल। गंधार की जो थी वही वो थी तक्षशिला, तक्षशिला। कुरु की क्या थी, कुरुओं की इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ। ये जो आज का मेरठ और हरियाणा का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी हरियाणा और मेरठ का, वो पड़ता था इंद्रप्रस्थ में, ठीक है। कुरुओं की राजधानी थी। पांचाल की भी दो थी वही, पांचाल की उत्तरी पांचाल की तो थी अहिछत्र, अहिछत्र, और एक दक्षिणी पांचाल होता था, दक्षिणी पांचाल की थी कांपिल्य, कांपिल्य। वज्जी की, वज्जी की थी वही वैशाली, ठीक है भाई। अश्मक, एक ये ध्यान दीजिए, अश्मक जो था सबसे दक्षिणी महाजनपद था, सबसे दक्षिणी भारत का अकेला एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिणी भारत में था, गोदावरी नदी के किनारे यह स्थित था, ठीक है। अश्मक की राजधानी तो याद नहीं आ रहा, चलो ये आप देख लेना एक बार। अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा, ठीक है भाई। तो ये कुछ ऐसे मैंने आपको लिखाए, ठीक है, जो महाजनपद थे। अब इसके बारे में दो तीन और शेष है, उसके बारे में आप बताइए और उसकी राजधानी आप लिखिए, ठीक है। तो ये महाजनपद थे। क्वेश्चन पूछा है कि इनका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, अंगुत्तर निकाय। ये क्या था, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है भाई, इसका बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है, ठीक है। और अंगुत्तर निकाय त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन कौन से थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। तो ये सुत्त पिटक का चौथा निकाय है, ठीक है। सुत्त पिटक में कितने निकाय है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय किसका, बौद्धों के जो बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, त्रिपिटक में कितने पिटक थे भाई, तीन पिटक। कौन कौन से, विनय पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, और एक तीसरा हुआ था अधिधम पिटक, अधिधम पिटक, ठीक है। तो ये जो अंगुत्तर जो निकाय थी ये सूत पिटक के भाग थे, और सूत पिटक में कितने थे भाई, ये कितने आते थे इसमें, ये कुछ 5-6 प्रकार के थे इसके जो निकाय थे। कौन कौन से थे, सबसे पहला था जिसमें वो दीर्घ निकाय होता था, दूसरा जो था वो मध्यमम निकाय, कौन सा भाई, मध्यम निकाय, ठीक है। और तीसरा जो था वो था संयुक्त निकाय। ये कितने थे भाई, 5 निकाय होते थे, ठीक है। संयुक्त निकाय
और पांचवा जो था ये 3, ये चौथा, चौथा कौन सा था? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और जो सबसे लास्ट का पांचवा था वो कौन था? खुंदक निकाय, खुंदक निकाय। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में संकलन किया गया है 3 धर्म ग्रंथों का। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। उसमें से अंगुत्तर निकाय किसका? सुत्त पिटक का चौथा निकाय है। ठीक है, तो इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो महावस्तु है ये भी क्या है? ये भी बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है ये भी। और तीसरा भगवती सूत्र, ये क्या है? ये जैन साहित्य है। ठीक है, ये क्या है? जैन साहित्य है, जिसमें भगवान महावीर जैन की शिक्षाओं और उसके जीवन का इसमें संकलन किया गया है। ठीक है, तो इन तीनों में ना 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा भाई? उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई दूसरा, निम्न में से कौन सा गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है? माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ऑप्शन है भाई लिच्छवी, बी है आपका वज्जी, सी है मल्ल और डी है भाई शाक्य। तो बताइए निम्न में से कौन सा गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है लिच्छवी, वज्जी, मल्ल, शाक्य। कौन सा होगा इसमें से? देखिए, सबसे पहले लिच्छवी को ले लेते हैं। लिच्छवी वैशाली के अंतर्गत एक गणतंत्र है। ठीक है, क्या है ये गणतंत्र है भाई। ठीक है, बुद्ध काल में ना 10 प्रकार के गणतंत्र हुआ करते थे। ठीक है, 10 प्रकार के, जैसे रामग्राम के कोल्य हो गया, ठीक है, मिथिला के विदेह हो गया, ठीक है, मल्ल हो गया, पावा। तो ये ऐसे ही कितने थे? ये 10 थे ऐसे कुल मिलाकर। ठीक है, तो उसमें से एक लिच्छवी जो था, लिच्छवी विश्व का सबसे प्रथम गणतंत्र ये माना जाता है। इसमें लिच्छवी नाम पड़ा क्योंकि वहां का जो शासक होता था सबसे पहला, वो लिच्छ जाति का था। ठीक है, वो लिच्छ जाति का था। लिच्छवी से और भी आप चीजें बना सकते हैं। लिच्छवी का और संबंध किससे है? लिच्छवी का वहां का जो राजा था ना, एक आपको पता होगा चेटक। लिच्छवी का जो राजा था चेटक, उसकी जो बहन थी, बहन क्या था उसका नाम? त्रिशला। ठीक है भाई, चेटक की बहन त्रिशला कौन थी? ये गौतम बुद्ध की माता थी। माता किसकी? बुद्ध की माता। कौन थी भाई? बुद्ध की ये माता थी। दूसरी बात, एक और बात की जाए तो चेटक की जो पुत्री थी जिसका नाम था चेलना, चेटक की पुत्री चेलना, उसकी जो शादी हुई थी वो हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन? बिंबिसार।
इसके साथ इसकी शादी हुई थी। वहीं तीसरी ओर बात की जाए, लिच्छवी का एक और संबंध और दर्शाया जाता है किससे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश का एक सबसे प्रतापी शासक था, चंद्रगुप्त प्रथम, इसने लिच्छवी राजकुमारी, इसकी जो पत्नी थी लिच्छवी राजकुमारी से इसने शादी की थी, जिसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। ठीक है भाई, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया था। इसी के फलस्वरूप इसका जो पुत्र था समुद्रगुप्त, इसको लिच्छवी दोहित्र कहते थे, लिच्छवी दोहित्र। और ये अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करता था, कौन? समुद्रगुप्त, लिच्छवी दोहित्र कहलाने के बाद। ठीक है, यानी कि लिच्छवी दोहित्र था, इसका ननिहाल था। ठीक है, अब वज्जी, ये भी एक संघ था। ठीक है, क्या था ये? गणतंत्र था ये भी, वज्जी। इसमें क्या था, महावीर जैन जो थे उनके पिता यहाँ के क्या थे? वे प्रमुख थे, प्रधान थे वज्जी संघ के। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो वो वज्जी संघ के प्रधान थे। ठीक है, मल एक गणराज्य था ये भी। ठीक है, मल में कौन कौन आते थे? एक तो कुशीनारा और दूसरा पावा। हमने सुना ना पावापुरी, यहाँ पर महावीर की मृत्यु हुई थी, पावा। ठीक है, तो ये इसमें दोनों आते थे भाई। ठीक है, शाक्य गणराज्य था, एक कबीला था ये भी, जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता यहाँ के प्रधान थे, शाक्य। ठीक है, तो इसमें आप जो सही उत्तर क्या है इसका, आपका ये हो जाएगा भाई लिच्छवी। लिच्छवी एक ऐसा गणराज्य जो विश्व का सर्वप्रथम गणतंत्र माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। मगध की प्रारंभिक राजधानी, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह, या डी चंपा। बताइए भाई, मगध की प्रारंभिक राजधानी में से कौन थी? आपके पास ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। ठीक है, पाटलिपुत्र की अगर हम बात कर लेते हैं, पाटलिपुत्र का आपको इतिहास में दो जगह वर्णन मिलेगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? आपके पास एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए और उसमें ऑप्शन दिए गए हो अजात शत्रु, दूसरा हुआ आपका उदयन, तो देखो, अगर अजात शत्रु या उदयन, इनमें से दोनों में से एक आ रहा हो क्वेश्चन में, तो आप इन दोनों में से एक को टिक करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि इतिहास में इन दोनों को ही इसमें सही बताया गया है। लेकिन अगर हम बात करें वास्तविक रूप से पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, वो था भाई अजातशत्रु। और ये इसने 490 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की, अजातशत्रु ने। उदयन की अगर बात की जाए, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक एक नगर बसाया था। कब बसाया था वो? पाटलिपुत्र नामक एक इसने नगर बसा था। किस नदी के तट पर? तो अगर बात की जाए तो आप लिखेंगे गंगा, सोन
व गंडक के संगम पर, ठीक है, अधिकांशतः आता है गंगा व सोन के संगम पर, लेकिन इसमें तीसरी नदी भी एक और थी उसमें, गंडक, ठीक है। अगर ये भी आ जाए तो भी क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। तो भाई उदयन ने इसकी इसमें स्थापना की थी, ठीक है। वैशाली, ठीक है, वैशाली कहां पर था ये बिहार में है, ठीक है, उत्तरी बिहार में, अब तक जिला भी है। राजगृह, इसके 3 नाम थे, ठीक है, कौन कौन से, राजगृह, राजगीर और गिरिव्रज, ठीक है, राजगृह, राजगीर और गिरिव्रज। और ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है, कौन थी, राजगृह। चंपा, ये तो अंग देश की राजधानी हुई, किसकी, अंग, ठीक है, तो ये अंग जो महाजनपद था ये उसकी राजधानी थी। मगध जो था, देखिए मगध के बारे में बात कर लेते हैं भाई, ठीक, मगध ये बिहार में पड़ता था, ठीक है, मगध एक ये बिहार में पड़ता था। महाजनपद काल में 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुए थे जिनके बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है, कौन कौन से थे। सबसे पहले तो एक मगध था जो शक्तिशाली महाजनपद थे या राज्य थे, मगध। दूसरा था एक वत्स, फिर कौशल, और तीसरा था वही अवंती। ये 4 महाजनपद थे जो उस समय 16 महाजनपदों में से सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे, ठीक है। तो मगध की अगर बात की जाए, मगध 5 ओर से तो ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 ओर से पहाड़ियों से। इनमें भी सबसे शक्तिशाली कौन था, ये मगध था, ठीक है, कौन था भाई, मगध था। क्यों, क्योंकि इसका एक प्राकृतिक कारण भी था, क्या था, ये 5 ओर से तो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर लोहे की अधिकता थी, किस चीज, लोहे की, लोहा और तांबा, ठीक है, इनकी लोहे की सबसे ज्यादा यहाँ अधिकता थी, इससे आधुनिक हथियार बनाते थे। और जंगल वहां पर घने थे, जंगल से लकड़ियां काटना, इमारती लकड़ी वहां पर मिलती थी। दूसरी एक और चीज थी जो थी वहां पर, हाथियों की अधिकता, ठीक है भाई, हाथियों की अधिकता, हाथी वहां सबसे ज्यादा थे। तो वहां पर जो राजा महाराजा क्या काम करते थे, जंगल से हाथियों को पकड़ते थे और अपनी सेना में सम्मिलित करते थे। आधुनिक हथियार और हाथियों की होने की वजह से ये लोग मतलब किसी भी युद्ध में जीत पाने में उसको सक्षम थे, क्योंकि अन्य राज्यों की अपेक्षा मगध के पास बहुतायत तौर पर लोहे की भरमार थी, ठीक है। तो ये था भाई मगध। और मगध की जो सर्वप्रथम, मगध का जो सर्वप्रथम राजवंश था, ठीक है, वैसे तो ये नहीं पता कि मगध की स्थापना किसने की थी, सब इसके बारे में सबके अलग अलग मत है, लेकिन मगध में जो सर्वप्रथम जो राजवंश आया था वो कौन सा था भाई, वो था वृहद्रथ, ठीक है। वृहद्रथ ने, वृहद्रथ राजवंश की इसमें स्थापना की थी। सबसे पहले ये प्राचीन राजवंश था और ये वसु के पुत्र थे, ठीक है। वृहद्रथ का जो पुत्र था वो कौन था भाई, ऊपर लिखा हूं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, वृहद्रथ, ठीक है, ये वसु का पुत्र था, वसु का ये पुत्र था जो कौरवों में से एक थे। और वृहद्रथ का जो पुत्र था वो था जरासंध, ठीक है, जरासंध था जो महाभारत में श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम द्वारा ये पराजित किया गया था, ठीक है, भीम के साथ इसका
युद्ध हुआ माना जाता है। श्री कृष्ण ने भीम को एक तिनके को तोड़ने के तौर पर निर्देश दिया कि इसकी ऐसे भुजाएं दो कर दो, भुजाएं नहीं शरीर। तो भीम ने उस समय श्री कृष्ण के इस निर्देश पर जरासंध के शरीर को दो भागों में उसको बांट दिया और उनको फेंक दिया। ठीक है, तो इसकी हत्या किसने? भीम ने की थी। वही महाभारत का जो एक और जिक्र मिलता है वो चेदी जो महाजनपद था, चेदी, ठीक है, या चेती बोलते थे इसको, चेदी या चेती। इसका जो पराक्रमी जो शासक था वो कौन था भाई? वो शिशुपाल था। ये भी महाभारत से जुड़ी हुई घटनाएं। तो शिशुपाल की जो हत्या की थी, शिशुपाल को जिसने वध किया था वो कौन थे? श्री कृष्ण थे। ठीक है, तो ये भी एक महाभारत से जुड़ी हुई घटना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? का संस्थापक कौन था? आपके पास ऑप्शन है बृहद्रथ, बी है बिंबिसार, सी अजातशत्रु और यह डी है आपका उदयन। ठीक है भाई, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आपके पास ऑप्शन है बृहद्रथ, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक है, देखें बृहद्रथ कौन था, ये मैंने आपको बताया, ये प्राचीन राजवंश बृहद्रथ का संस्थापक था जो मगध में इसने इसकी स्थापना की थी। वहीं बिंबिसार की अगर बात की जाए तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, और ये 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो लगभग इसने 38 वर्षों तक इसने शासन किया था। ठीक है भाई, सॉरी 48 वर्षों तक। ठीक है भाई, तो बिंबिसार बिंबिसार का उपनाम श्रोणिक कहा जाता है। ठीक है भाई, श्रेणिक या राजदंत, इसका अर्थ होता है क्या? राजदंत। ठीक है, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और इसने बिंबिसार ने ना 3 शादियां की थी। ठीक है, इसने 3 शादियां की थी। सबसे पहले जो इसका विवाह हुआ था वो किससे? लिच्छवी, सबसे जो पहली इसकी पत्नी थी वो थी कौशल राज की पुत्री, कौशल राज की पुत्री, क्या नाम था उसका? महाकौशल, महाकौशल। और ये कौशल नरेश कौशल राज के पुत्र, यानी कि इसका जो पुत्र था, ठीक है, वो भी सबसे प्रतापी आगे शासक हुआ, वो था प्रसेनजीत। ठीक है भाई, ये कौन था? प्रसेनजीत। ये प्रसेनजीत की क्या थी? बहन थी, महाकौशल। तो बिंबिसार ने सबसे पहले महाकौशल से शादी की और दहेज स्वरूप बिंबिसार को 1 लाख रुपए, ठीक है,
दही स्वरूप इसको ना काशी को दिया गया था। काशी इसको दही स्वरूप प्रदान किया गया था, किसको? बिंबिसार को। ठीक है, तो इस काशी से 1 लाख रुपए प्रति वार्षिक कर के रूप में उसको प्राप्त होते थे। ठीक है, किससे? काशी से। ठीक है भाई। दूसरा जो था, दूसरी उसने जो शादी की थी वो मद्र राज की जो पुत्री थी, मद्र राज की पुत्री, जिसका नाम था क्षेमा। क्षेमा, ठीक है। मद्र, ये क्या है? ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है भाई, पंजाब को बोलते थे पहले मद्र। तीसरी जो उसने शादी की वो लिच्छवी शासक, जो कौन था? वो चेटक। उसकी क्या थी? पुत्री। बहन नहीं थी वो, पुत्री। क्या नाम था उसका? चेलना। ठीक है भाई। चेलना से इसको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। अच्छा, इस हर्यक वंश को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं पितृहंता वंश। पितृहंता वंश एग्जाम में आ जाए। पितृहंता वंश किसको बोलते हैं? हर्यक वंश को कहते हैं। बिंबिसार ने कौशल राज की पुत्री जिससे शादी की थी उसका क्या नाम था? महाकौशल। ठीक है। दूसरी जो शादी की थी उसने किससे? क्षेमा से, मदर राज की पुत्री क्षेमा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसने विवाह किया था वो किससे? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री थी चेलना, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद तो बिंबिसार की जो राजधानी थी वो कहाँ थी भाई? वो राजगृह थी। ठीक है। इसने 3 शादियां की और इन तीनों से उसने राजनीतिक स्थिति अपनी सुदृढ़ की, मजबूत की। ठीक है। इसकी बिंबिसार यानी कि हर्यक वंश की जो उनकी शत्रुता थी वो किसके साथ थी? वो अवंती, अवंती जो महाजनपद था ना, इसके साथ इसकी शत्रुता थी। अवंती का जो राजा था वो कौन था? चंड प्रदोत। चंड प्रदोत महासेन। ठीक है, चंड प्रदोत महासेन। एक बार इसको पी लिया हो गया। ठीक है, चंड प्रदोत को पी लिया हो गया, तब बिंबिसार ने की अपने आयुर्वेदाचार्य जो इसका चिकित्सक था, कौन था? ध्यान देना इस बात को। बिंबिसार का जो चिकित्सक था, आयुर्वेदिक आयुर्वेदाचार्य था, वो कौन था भाई? जीवक। क्या था ये? इसका राजवेद। राजवेद को इसने चंड प्रदोत की सेवा के लिए इसने वहां पर अवंती में भेजा। ठीक है। तो इसने तब इसके भेजने के बाद चंड प्रदोत से, अवंती से इनकी दुश्मनी या शत्रुता समाप्त हो गई। ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर था वो क्या है भाई? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अजात शत्रु की बात कर लेते हैं अब। अजात शत्रु, अजात शत्रु किसका? बिंबिसार का ये पुत्र था और इसने इसने अपने पिता की हत्या कर दी, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसने, अजातशत्रु ने अपने पिता की इसकी हत्या कर दी। ठीक है। और ये 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ गया, अपने पिता को मार डाला और ये गद्दी पर बैठ गया। ठीक है भाई। अब इसने क्या काम किया देखो। सबसे पहले तो इसने कूटनीतिक षड्यंत्र रचा। इसका जो मित्र था वो था वशकार। कहीं कहीं ये वर्षकार भी आता है लिखा हुआ। अजातशत्रु का जो मंत्री था या परम मित्र था वो कौन था? वर्षकार था, जिसने इसकी सहायता की थी। ठीक है। सबसे पहले इसने कौशल पर आक्रमण किया। अजातशत्रु ने सबसे पहले इसने अपने जितने इसके मामा थे ना, ननिहाल, इसने उनको ही नहीं छोड़ा।
केवल एक क्षेमा यानी कि मद्र राज को छोड़कर इसने अपने दोनों मामाओं पर आक्रमण किया, यानी कि ननिहाल पर, यानी कि जिसका ननिहाल था, कौन कौन सा, सबसे पहले इसने कौशल पर आक्रमण किया। ठीक है, कौशल पर इसने आक्रमण किया और कौशल को इसने जीत लिया और उसको मगध में मिला लिया। तो इससे इसकी स्थिति और मजबूत होगी, क्योंकि कौशल के साथ साथ काशी भी आना था, तो काशी और कौशल दोनों को इसने मगध में मिला लिया। ठीक है, इसने वत्सों को भी हराया था भाई। ठीक है, वत्सों को भी इसने हरा दिया। वत्सों की जो राजधानी थी वो क्या थी, कौशाम्बी। ठीक है, इसने कौशल को जब हराया, इसमें उस समय कौशल के जो राजा थे वो थे प्रसेनजित। ठीक है, प्रसेनजित कौन थे, इसके मामा थे अजातशत्रु के। और हार के फलस्वरूप तब प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह, प्रसेनजित की जो पुत्री थी वो कौन थी, वाजिरा। ठीक है, पुत्री क्या थी वाजिरा, उसने उसकी शादी अजातशत्रु के साथ कर दी। प्रसेनजित की जो पुत्री थी वाजिरा, प्रसेनजित ने अपनी पुत्री की शादी जो है विवाह उसका अजातशत्रु के साथ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसने लिच्छवियों की ओर रुख किया। लिच्छवी, ठीक है, लिच्छवी में इसने फूट डाली, षड्यंत्र रचा और उन पर बाद में उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, बस केवल एक मद्र जो राष्ट्र था वो केवल बचा से, बाकी इसने लिच्छवी पर और कौशल राज दोनों को इसने क्या किया, फिर लिच्छवी को, कौशल को और वत्स को मगध साम्राज्य में मिला लिया। इससे मगध की जो सीमा थी वो काफी हद तक बढ़ गई। ठीक है, इसी से मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है भाई, इसी से मगध साम्राज्य का क्या हुआ, विस्तार हुआ। अब इसकी जो निगाह थी वो अवंती की ओर भी थी। ठीक है, लेकिन अवंती का शासक उस समय काफी मजबूत था, इसीलिए डर था कि कहीं अवंती राज इस पर आक्रमण न करते, इसीलिए अजातशत्रु ने राजगृह की क्या किलेबंदी इसने करवाई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए सर्वप्रथम राजगृह की किलेबंदी किसने करवाई थी, तो आप क्या लिखेंगे भाई, अजात शत्रु ने। और अजात शत्रु ना जैन और बौद्ध, जैन व बौद्ध दोनों धर्म का ही पोषक था। वैसे जैन मतानुयायी था। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुई थी भाई। प्रथम बौद्ध संगीति भी किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है भाई, अजातशत्रु के शासनकाल में भी एक बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तो फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया है कौन, उदाइन। ठीक है, कौन आ गया, उदाइन। उदाइन जो था, देखो 492 में गद्दी पर कौन बैठा, अजातशत्रु, और इसकी जो हत्या हुई वो 460 में कर दी, किसने, उदाइन ने, इसके पुत्र ने। इसने तो अपने पिता को मार डाला, बिम्बिसार को गद्दी पर बैठ गया। अब इसको इसके पुत्र ने मार डाला, यानी कि उदाइन ने अपने इस पिता को मार डाला, अजातशत्रु को। अभी 460 में गद्दी पर बैठ गया कौन, उदाइन। अब उदयन ने सबसे पहले काम क्या किया, सोन व गंगा के तट पर इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और वहां पर एक नया नगर बसाया पाटलिपुत्र, और वहां इसने अपनी राजधानी स्थापित की। तो ये राजधानी को कहाँ ले आया, पाटलिपुत्र में। ठीक है भाई, ये कहाँ ले आया, पाटलिपुत्र में, कौन, उदयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चौथा क्वेश्चन है भाई, अजात शत्रु ने किनके विरुद्ध रथमुसल व महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। आपके पास ऑप्शन है भाई, कौशल, बी ऑप्शन है आपका मद्र, सी लिच्छवी, डी अंग। तो भाई बताइए, अजातशत्रु ने किनके विरुद्ध रत्मुसल व महाशिलाकंटक नामक दो हथियार थे, रत्मुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। ऑप्शन है कौशल, मद्र, लिच्छवी और अंग। तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर ले कौशल की। कौशल की जो राजधानी कहाँ थी, वो श्रावस्ती, मैंने बताया आपको। ठीक है, श्रावस्ती या अयोध्या फैजाबाद का जो एरिया था वो। ठीक है, इसने इस पर आक्रमण करके इसको मगध में मिला लिया था, तो ये इसमें नहीं था, मदर पे इसने आक्रमण किया ही नहीं। इसका जो सही आंसर था वो था लिच्छवी। लिच्छवी साम्राज्य के साथ इसने जो युद्ध की जो नीति अपनाई थी, उसमें इसने दो हथियारों को विशेष तौर पर इस्तेमाल किया था, एक रथमुसल व महाशिलाकंटक। रथमुसल एक ऐसा औजार था कि इसके रथ में गदानुमा एक यंत्र लगा था, जिससे गधों की मतलब बौछार होती थी। ठीक है, गदानुमा एक इसमें एक यंत्र लगा था। ठीक है, गदा। और दूसरा एक था इसमें महाशिलाकंटक, जो एक ऐसा हथियार था जो पत्थरों की वर्षा करता था, यानी कि पत्थर फेंकता था वो ऐसे। ठीक है, ये आपने जो मूवी है ना बाहुबली, उसमें भी आपने जो देखा होगा, उसमें आगे रथ में एक वो क्या, उसमें तो कटर लगा होता है। ठीक है, और पीछे से जो पत्थर को फेंकने वाला जो यंत्र है वो, ठीक है, ढेकुली टाइप का होता है एक वैसा, तो पत्थर फेंकता है। इसी प्रकार इसने भी इन दो यंत्रों को उस समय इसने प्रयोग किया था, महाशिलाकंटक और रथ मूसल। किसके विरुद्ध? लिच्छवी के विरुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, किसने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नए नगर की स्थापना की? ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कौन था? उदयन या अजातशत्रु, इन दोनों में से एक आ जाए तो आप या तो अजातशत्रु लगाना या उदयन लगाना। ठीक, तो छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। मगध साम्राज्य की राजधानी को कौन पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया? उदयन बी है आपका अजातशत्रु, सी है नागदशक, और डी ऑप्शन है आपका शिशुनाग। देखो भाई, मगध साम्राज्य की राजधानी को कौन पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया? आपके पास ऑप्शन है उदयन, अजातशत्रु, नागदशक और शिशुनाग। ठीक है,
तो उदयन तो क्या था, ये तो गलत है, ये पाटलिपुत्र लिया था। अजातशत्रु की वहीं पर थी, ये भी नहीं था। ठीक है, इसमें तो बदली नहीं थी। नागदशक ये कौन था, ये कौन था भाई, ये अंतिम शासक था किसका, हरिवंश का। उसके बाद फिर है शिशुनाग, तो इसका तो कोई रोल नहीं था, शिशुनाग इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि आखिरी में जब इनका जो पितृहंता वंश था ना, इसमें जनता वहां की क्या होगी, त्रस्त होगी। इन जनता ने इनको उतार कर फिर एक इनका अमात्य था शिशुनाग, उसकी उसको इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, किसको, उदयन को, इसको हटा के। ठीक है, नागदशक को हटा के, इसको हटा के इन्होंने शिशुनाग को गद्दी पर बैठा दिया। नागदशक कौन था, अंतिम हर्यक वंश का अंतिम शासक। अगर एग्जाम में आए हर्यक वंश का अंतिम शासक तो नागदशक, इसको हटा के इन्होंने शिशुनाग को ही लाई। ठीक है भाई, शिशुनाग ने फिर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, ये की थी शिशुनाग ने। ठीक है भाई, तो कौन ले गया था भाई, शिशुनाग। ये कहां पर लिया, ये वैशाली वापस लिया, तो वैशाली लेगा ये राजधानी को। तो एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 7वां क्वेश्चन है भाई, किसका नाम पुराणों व दिव्यावदान पुराणों व दिव्यावदान में काकवर्ण काकवर्ण मिलता है, मिलता है। आपके पास ऑप्शन है भाई, कालाशोक, शिशुनाग, बिंबिसार, उदयन। किसका नाम पुराणों व दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है, काकवर्ण। ठीक है, काकवर्ण का मतलब होता है काला वर्ण या काला रंग। इनमें से एक शासक था जिसका जो रंग था ना वो बिल्कुल काला था। ठीक है, काकवर्ण यानी कि कौवे की तरह। ठीक है भाई, तो कौन था वो, कालाशोक, शिशुनाग, बिंबिसार, उदयन। इसका सही आंसर है दोस्तों, ये था कालाशोक। शिशुनाग का ये पुत्र था, इसका शिशुनाग का ये पुत्र था कालाशोक, जिसको काकवर्ण बोलते थे। शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक गद्दी पर बैठा था। ठीक है भाई, तो ऐसे ही ना, ये एक बार मतलब एक बाजार में घूम रहा था, वहीं पर अपने राज्य में बाजार में घूम रहा था, तभी एक व्यक्ति था, महापदम नंद, महापदम नंद नामक एक व्यक्ति था, उसने इसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी, इसकी, कालाशोक की। ठीक है भाई, वैसे तो इसके बाद भी इसके बताया जाता है कि इसके ना 10 पुत्र थे भाई, इन 10 पुत्रों ने शासन किया इसके बाद, और 22 साल तक इन्होंने अपना शासन किया। ठीक है, 22 साल तक इन्होंने शासन किया, करीब 466 ईसा पूर्व के आसपास, शायद इसी के आसपास तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, उसके बाद फिर नंद वंश की स्थापना हुई थी, किसने की थी वो, महापदम नंद ने, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो शिशुनाग इसमें था नहीं, बिंबिसार नहीं, उदयन नहीं, तो इसका सही आंसर था भाई कालाशोक। चलिए 8वां क्वेश्चन है भाई दोस्तों, कौन कौन मगध की राजधानी को पुनः पुनः वैशाली वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया, पाटलिपुत्र ले गया। प्रसेनजीत, बी है कालाशोक, सी है बाणभट्ट, और वही डी है महापदम नंद, महापदम नंद। बताओ भाई कौन मगध की राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। पाटलिपुत्र कौन ले गया था, उदयन, उदयन के बाद फिर शिशुनाग, शिशुनाग कहाँ ले गया उसको, वैशाली, पाटलिपुत्र। जब फिर से वापस पुनः उस मगध की राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया, कौन ले गया, कौन था, प्रसन्नजीत था, नहीं था, बाणभट्ट। ये तो केवल एक कवि थे जिन्होंने अपने प्रसिद्ध एक ग्रंथ है हर्षचरित्र, हर्षवर्धन के बारे में लिखा, उन्होंने हर्षचरित्र की इन्होंने रचना की थी, ठीक है, याद रखना। महापदम नंद नहीं, ये नहीं था, तो इसमें था भाई कालाशोक, ठीक है, शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। और हाँ, तो मैंने सॉरी मैं 466 बताया ना, तो ये था 366, ठीक है, 366 में ये मर गया था, और इसके बाद 22 साल तक इसके पुत्रों ने गद्दी संभाल ली, ठीक है, जो इसके 10 पुत्र होते, और फिर उसके 344 ईसा पूर्व में नंदवंश की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना किसने की थी भाई, महापदम नंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, किस शासक को पुराणों में सर्व सर्व छत्रांतक व भार्गव कहा गया है, कहा गया है। आपके पास ऑप्शन है घनानंद, बी है आपका सिकंदर, सी है आपका महापदम नंद, डी है चंद्रगुप्त मौर्य। बताओ भाई किस शासक को पुराणों में सर्व छत्रांतक, ठीक है, व भार्गव कहा गया है, किस शासक को पुराणों में सर्व छत्रांतक व भार्गव कहा गया है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके घनानंद, सिकंदर, महापदम नंद और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सर्व छत्रांतक की। इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्षत्रियों का
क्षत्रियों का विनाशक। ठीक है भाई, यानी क्षत्रियों का संहार करता या विनाशक। दूसरा है या भार्गव, भार्गव। ठीक है भाई, क्षत्रियों का विनाशक और परशुराम का दूसरा अवतार। लेकिन जाति से ये कौन है? ये है शूद्र। ठीक है, तो ये कौन था भाई? ये था महापद्मनंद। महापद्मनंद को ही इसकी एक उपाधि मिली थी इसको, क्या? एक राट व एक छत्र, एक छत्र व एक राट, ये दो उपाधि इसको दी गई थी। ठीक है, कौन था ये? महापद्मनंद। ठीक है, अच्छा घनानंद कौन था भाई? घनानंद ये किसका? महापद्मनंद का क्या था? ये पुत्र था। ये महापद्म जो थे ना, जो नंद थे, ये थे क्या? ये 9 थे। ठीक है, 9 में एक घनानंद भी था। ठीक है, घनानंद के समय ही सिकंदर सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में इसका, ठीक है, आक्रमण हुआ था। ठीक है भाई, और उसके बाद फिर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक शूद्र जाति से था, ठीक है, इसने इसकी किसकी? घनानंद की हत्या कर दी। क्योंकि घनानंद ने जनता पर कर आरोपित किए थे बहुत ही भारी भरकम, तो जनता से त्रस्त आ गई थी। ठीक है, वहीं दूसरी ओर चाणक्य हुए एक, जिनका नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, चाणक्य का इसने अपमान किया था। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देने के बाद घनानंद से, मतलब आपस में इनकी क्या हुआ? इनकी लड़ाई हुई। उसके पश्चात फिर उसने घनानंद को हराकर और मौर्य वंश की नींव डाली थी इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है भाई, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बताया भाई। आखिरी क्वेश्चन है 10वां, किसे ग्रीक या यूनानी लेखकों ने अग्रमीज अग्रमीज कहा है? इसे ग्रीक यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। कौन थे? सिकंदर, बी है भाई घनानंद, सी महापद्मनंद, और डी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई। किसे ग्रीक या यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है? ठीक है, किसको? सिकंदर को नहीं, महापद्मनंद को नहीं, चंद्रगुप्त को भी नहीं, तो इसको कहा है किसको? घनानंद को। ठीक है, तो यहीं पर मगध साम्राज्य और महाजनपद का जो काल था, ये आज यहाँ क्लास समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, पीडीएफ आपको कल शाम तक इसकी मिल जाएगी। ठीक है, अगली जो वीडियो होगी, अगली जो क्लास होगी वो हमारी संडे को होगी। ठीक है, चलिए।